हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ध्यान देना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और वीडियो बनाने में भी 3-4 दिन लगे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी अलग अलग डेज पर हुआ है, तो कभी कभी वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपको प्रॉपरली सुनाई देगा। बट इन केस अगर कोई इनकन्वीनियंस हो जाता है लंबा वीडियो, तो उसके लिए पहले से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से वो जान लेते हैं। ये भी बता देता हूँ कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसको एक जगह पर आप सेव करके रख लीजिएगा, ताकि ITR भरने में आपको ज्यादा परेशानी ना हो। इस वीडियो में हम सैलरी का डिटेल देख लेंगे, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट दोनों को कवर कर लेंगे। कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर, शेयर पर, उसको भी कवर कर देंगे। कैपिटल लॉस भी हम दिखा देंगे। प्रीवियस ईयर का लॉस है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वो भी देख लेंगे। अदर सोर्स का इनकम कवर कर लेंगे। ड्रीम 11 का काफी लोग सवाल पूछते हैं, तो इसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड का भी हम कवर कर लेंगे। म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन इस बार हम नहीं करेंगे। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्रोकर के पास से ऑलरेडी हमें कैलकुलेटेड स्टेटमेंट ही आता है। पिछले साल हमने कैलकुलेशन भी कवर किया हुआ था। अगर आपको कैलकुलेशन जानना है तो पिछले साल वाला कैपिटल गेन का पार्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ज्यादा यूजफुल होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड स्टेटमेंट ही आता है ब्रोकर के पास से। उसके बाद डिडक्शन भी हम दिखाने वाले हैं बहुत सारे। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम को भी कवर करेंगे और पेमेंट किस तरीके से आपको एंट्री करना उसका भी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से ITR 2 हम आसानी से फाइल कर पाते हैं। सारा डिटेल हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। जल्दी से जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। सबसे पहले पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ई फाइल में जाइए। इनकम टैक्स रिटर्न 26AS में आपको जाना है। 26AS में जाकर आपको चेक करना है कि कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट जो आपने किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट आपने किया हुआ है, या आपका कुछ TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो सब कुछ अपडेट हो गया है 26AS में या नहीं, वो पहले चेक कर लेना। अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना, ITR नहीं फाइल करना, ठीक है, जब तक अपडेट ना हो जाए। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको AIS में चेक कर लेना है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए रहोगे सबके सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो इसको भी वेरीफाई कर लेना है। पिछले साल काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ था, क्योंकि AIS में दूसरे इनकम दिखाई दे रहे थे और ITR फाइल करते समय दूसरे इनकम हमने इंटर कर दिए थे। तो इस बार वो गलती किसी को भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए। अब अगर आपका सब कुछ अपडेट है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फाइल नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। करंट असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म 2 चुनेंगे। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ITR फाइल करने का रीजन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। उसके अलावा नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप सिर्फ रिफंड लेने के लिए ITR फाइल कर रहे हो, इनकम ज्यादा नहीं है, तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, तो ये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आपको आ जाता है। जनरल में जाएंगे, यहाँ पर कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो एप्लीकेबल नहीं है डी सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ शेड्यूल हैं जिनको आप डी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी जिसका हम डेमो बनाने वाले हैं वो शेड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल शेड्यूल थे हमने सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आपको दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिएगा। पॉपअप मैसेज आएगा, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्कीप द क्वेश्चंस, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप मैसेज आता है कि बहुत सारे डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर्म नंबर 16 है,
फॉर्म नंबर 16A है या दूसरा कोई भी रिपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा प्रीफिल्ड आएंगे। प्रीवियस ईयर के ITR के बेस पर भी बहुत सारे डेटा प्रीफिल्ड आ जाता है, ठीक है। तो ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से शेड्यूल समरी आ जाता है। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, मैंडेटरी है, तो इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सीधा आते हैं फाइलिंग स्टेटस पर। यहाँ पर फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) सिलेक्टेड है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, नया टैक्स रिंग में चुनना है या पुराना। हम पुराना चुनने वाले हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप नया चुनना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करिएगा। यस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिडक्शन का आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हमारे केस में हम पुराना ही चुनने वाले हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस हमसे पूछा जा रहा है। हमारे केस में रेसिडेंट है, और रेसिडेंट क्यों है? क्योंकि हम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, तो ये भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 115 का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो नो। पोर्टुगीज सिविल कोड नो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल कर रहा है तो नो। डायरेक्टर है आप किसी कंपनी में, यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा। हमारे केस में नो है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं आप, तो हमारे केस में नो है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स आ जाता है। बैंक डिटेल्स ऑलरेडी आपको ऐड कर लेना है, पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ है। वैलिडेटेड दिखाई देना चाहिए। अगर मल्टीपल अकाउंट है और TDS रिफंड भी है तो आपको चूज कर लेना है किस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए। जैसे कि हमारे केस में देखिए ये वाला बैंक खाता हमने सेलेक्ट किया हुआ है रिफंड के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का टैब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंफर्म यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, शेड्यूल सैलरी है, इसको भी हम भर देंगे। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है तो इसका डिटेल हम फीड करेंगे ITR में। शेड्यूल सैलरी वाले टैब पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड अमाउंट दिखाई दे, हो सकता है, ठीक है। हमारे केस में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम मैनुअल भी इंटर कर देंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है तब तो अच्छी बात है, आप उसको चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। हम फिलहाल ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब सैलरी का ब्रेकअप यहाँ पर हमें इंटर करना होगा। सबसे पहले एम्प्लॉयर का डिटेल हमें इंटर करना है। एम्प्लॉयर का नाम, टैन नंबर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो, और उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं सब। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में अदर्स हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम एम्प्लॉयड हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। डेमो है, यहाँ पर जो भी डिटेल हम फीड कर रहे हैं सबके सब फेक है, ठीक है। आपको ITR भरने के प्रोसेस पर ध्यान देना है, स्टेप्स पर ध्यान देना है। क्या नाम इंटर कर रहे हैं, क्या एड्रेस है, क्या अमाउंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो सबका अलग अलग होगा, खुद का होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, सैलरी का डिटेल हम इंटर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेचर ऑफ सैलरी सेलेक्ट करना है। ध्यान देना, यहाँ पर हमें एक एक कंपोनेंट इंटर करना पड़ता है ITR 2 में। ITR 1 में आप लमसम इंटर कर देते हो, लेकिन ITR 2 में आपको ब्रेकअप भी इंटर करना होता है। अब ब्रेकअप आपको कैसे मिलेगा? ये आपका सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल अमाउंट दिया गया है। तो ब्रेकअप कहाँ से मिलेगा? आपको फॉर्म नंबर 16 के साथ में एनेक्सर भी मिलेगा जहां पर डिटेल दिया गया होता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए जो 679,200 का अमाउंट आया है, ये वाला, इसका ब्रेकअप यहाँ पर एनेक्सर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, डियरनेस अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। तो 1 बाय 1 एनेक्सर से देखकर हम ITR में फीड कर देंगे डिटेल को। नेचर ऑफ सैलरी में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। कंपोनेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि पहला बेसिक सैलरी है, फिर उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट इंटर करने के लिए आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो दूसरा कंपोनेंट होगा। अगर आपके केस में बोनस है और यहाँ पर बोनस दिया नहीं गया है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप बोनस लिख दीजिए और फिर उसका अमाउंट इंटर कर दीजिए। बाकी सारा डिटेल भी हम जल्दी जल्दी फीड कर देते हैं, ठीक है। अब सैलरी का सारा कंपोनेंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फॉर्म 16 से आप मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। तो हमारे केस में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट अगर है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, उनका आपको वैल्यू दिखाना होता है। तो हमारे केस में 50,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट का भी ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है। इसका डिटेल आपको फॉर्म नंबर 12BA में मिल जाएगा।
अगर आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी मिल रहा है तब आपको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया होगा। तो हमारे केस में देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है, 50,000 का वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, तो ये अमाउंट इंटर कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री लोन है, इस तरीके से वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि सेक्शन 17(2) के तहत आता है वो भी हमने इंटर कर दिया हुआ है ब्रेकअप के साथ में। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी, और यहाँ पर भी आपको ब्रेकअप इंटर करना होगा। ये भी आपको फॉर्म नंबर 12 BA में मिल जाएगा। तो हमारे केस में 20,000 है, तो यहाँ पर ब्रेकअप दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आखिरी वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, एनी अदर। ठीक है, अगर आपको पता है, देखिए ऊपर वाले ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें से कोई है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में ऊपर में से कुछ नहीं है, एनी अदर सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और फिर अमाउंट इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3) सब कुछ भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैलरी का टोटल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान देना, इस बार ये 2 नया ऑप्शन ऐड हुआ है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री। इंडिया के बाहर अगर आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3 कंट्री दिया गया है। ठीक है, तो जिस कंट्री में होगा इन तीनों में से सिलेक्ट कर लेना है और अमाउंट इंटर कर देना है। बट इन तीनों में से कोई भी कंट्री नहीं है, दूसरा कोई कंट्री है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आपको देखिए इस पेज पर एम्प्लॉयर का डिटेल आ गया है और सैलरी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। देखिए हमने बहुत सारा अलावेंस दिखाया था जब सैलरी वाला पार्ट हम भर रहे थे। ऊपर में आपको दिखा देता हूँ ग्रॉस सैलरी में, यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलावेंस है। तो इन अलावेंस में से अगर आपको कोई छूट भी मिला हुआ है तब आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हो। पॉइंट नंबर 3 अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। ठीक है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम भर देंगे। हमारे केस में अलावेंस एग्जेम्प्ट है, फॉर्म नंबर 16 में दिया गया होता है, हाउस रेंट अलावेंस है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है। तो यहाँ ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाउस रेंट अलावेंस हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन 10(13)A है और उसका अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, जितना एग्जेम्प्ट होगा वो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। ऐड करते ही देखिए यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट अलावेंस का डिटेल भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा भी एक एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन 10(14)(2) और यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस जो कि 2400 रुपया है वो इंटर कर देंगे। ध्यान देना, अगर आप पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हो तो ही आपको इस अलावेंस का बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स सिस्टम में अलावेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। दोनों एग्जेम्प्ट अलावेंस हमने ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा भी कोई होगा तो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, तो पढ़ लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में फिलहाल 2 ही हैं। तो सैलरी का डिटेल हमने इंटर कर दिया था, एग्जेम्प्ट अलावेंस का भी इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे अगर कोई रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हो सेक्शन 89A का, तब अमाउंट इंटर कर सकते हो। 89A का रिलीफ किसके लिए है, जो हमने अभी बात किया हुआ था रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आउटसाइड इंडिया, उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी आपका सैलरी का डिटेल था उसमें से एग्जेम्प्ट अलावेंस माइनस हो गया, तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद डिडक्शन यहाँ पर अंडर 16 आपको दिखाई देगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस यहाँ पर ब्लॉक है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलता है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है इस अलावेंस पर, तो ये ब्लॉक भी है। ठीक है, उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है तो आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो, फॉर्म नंबर 16 में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में 2,500 है तो हम अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब नीचे पॉइंट नंबर 6 में आपको इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दिखाई दे रहा है और यही अमाउंट आपके फॉर्म नंबर 16 में भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे फॉर्म नंबर 16 में है यही अमाउंट। तो सैलरी का डिटेल हमने फॉर्म नंबर 16 की मदद से कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी आ गया है। अब शेड्यूल सैलरी भी यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से ऐड डिटेल का आपको एक बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी का पेज आ जाएगा। आपको प्रॉपर्टी का यहाँ पर एड्रेस इंटर करना है, जिस प्रॉपर्टी के होम लोन का आप बेनिफिट लेना चाहते हो या तो रेंट आप दिखाना चाहते हो, तो उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको इंटर करना है। हम जल्दी से यहाँ पर एक डेमो एड्रेस इंटर कर देंगे, लेकिन आपको सही एड्रेस इंटर करना, फेक एड्रेस नहीं इंटर करना है। ठीक है,
एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है, सेल्फ है, माइनर है, स्पाउस है या अदर्स। हमारे केस में सेल्फ है। उसके बाद पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी को ओन्ड है या सिर्फ सिंगल ओनर है। ठीक है, तो हमारे केस में सिंगल ओनर है तो हम नो कर देंगे। हमारे केस में सिंगल ओनर है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 100% ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन अगर आपका जॉइंट प्रॉपर्टी है तो यस करना है, और उसके बाद जो को ओनर है उसका भी डिटेल इंटर करना है, उसका परसेंटेज भी आपको इंटर करना है। हमारे केस में तो सिंगल ओनर ही है। नीचे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रहते हो, लेट आउट मतलब आपने रेंट पर दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, हम खुद रहते हैं, तो यहाँ पर आपको रेंट तो आप दिखाना नहीं है क्योंकि खुद रहते हैं। होम लोन अगर है तो इंटरेस्ट अब आप यहाँ पर दिखा सकते हो, सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एटीसी में दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे पास हमने यहाँ पर एग्जांपल बनाकर रखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का भी, लेट आउट का भी बनाया हुआ है और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमने टोटल ईएमआई पे किया हुआ है 1.5 लाख रुपया पूरे साल भर में, जिसमें से प्रिंसिपल 60,000 है और इंटरेस्ट 90,000। तो जो 90,000 इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है होम लोन पर वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। बहुत फायदा होता है अगर आप होम लोन पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट आप यहाँ पर जरूर दिखाइएगा। आपका इनकम कम हो जाता है जिसकी वजह से टैक्स नहीं लगता और रिफंड होगा तो पूरा वापस आ जाएगा। तो इंटरेस्ट हमने दिखा दिया हुआ है। कोई एरियर या अनरियलाइज्ड रेंट है पास्ट का और अभी इस साल में आपको रिसीव हुआ है तो वो अमाउंट आप दिखा सकते हो 30% माइनस करके। मतलब 1 लाख रिसीव हुआ है तो 30% माइनस कर दीजिए, 70,000 आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि माइनस में है। ठीक है, ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड करते ही इस तरीके से आपके हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ध्यान देना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप ये जो अमाउंट है प्रॉपर्टी टैक्स का उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ लेट आउट में ही क्लेम कर सकते हो। अब लेट आउट का एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दिया हुआ है तो किस तरीके से आपको डिटेल भरना है, इसको ये एडिट कर देते हैं ताकि दोबारा एड्रेस वगैरह ना भरना पड़े। सारा सब कुछ ऊपर का सेम होगा, प्रॉपर्टी को ओन्ड है या नहीं वो सब सेम होगा। सिर्फ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको लेट आउट सेलेक्ट करना है। जैसे ही लेट आउट सेलेक्ट करेंगे टेनेंट का नाम, पैन नंबर वगैरह आपको भरने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पैन नंबर आधार कंपलसरी नहीं है, बट इनकेस अगर रेंट ज्यादा है तब पैन नंबर आप जरूर इंटर करिएगा। फिलहाल ऐसे हम कुछ भी नाम इंटर कर देते हैं टेनेंट का, बाकी ये सब हम छोड़ देते हैं, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब टेनेंट का डिटेल का रो यहाँ पर ऐड हो गया। अब नीचे आएंगे, इनकम डिटेल हमें इंटर करना है। कितना रेंट आप रिसीव करते हो या रिसीव होता है पूरे साल भर में वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। हमारे केस में 1,20,000 है। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब रिसीव होना चाहिए था रेंट लेकिन टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद टैक्स अगर आप पे करते हो लोकल अथॉरिटी को, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो हमारे केस में है, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो जो भी आपका अमाउंट था रेंट का उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स माइनस हो गया, एनुअल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया हुआ है होम लोन पर। तो हमारे केस में देखिए हमने 1.5 लाख ईएमआई पे किया हुआ था जिसमें से 90,000 का इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ध्यान देना, अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पर है तो इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का लिमिट था, लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी रेंट पर है तो यहाँ पर जो भी होम लोन आप पे करते हो उसका जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद अब टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एरियर और अनरियलाइज रेंट, मतलब पिछले सालों का कोई रेंट रिसीव हुआ है तो -30% करके आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका डिटेल सेव हो जाएगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट मतलब रेंट पर अगर दिया होगा तो दोनों को हमने कवर कर लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो ऐड करते जाइएगा। ठीक है, सेम तरीके से ही डिटेल भरना है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा। कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब शेड्यूल समरी आ गया, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो कैपिटल गेन का डिटेल हम भर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। जो इजी हैं उनको हम सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे कि हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का शेड्यूल है, इसको हम पहले भर लेते हैं। शेड्यूल अदर सोर्स में जाएंगे तो पहले रो में ही आपको ऐड डिटेल का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको
क्या इनकम दिखाना है अदर सोर्स का, डिविडेंड, इंटरेस्ट या दूसरा कोई इनकम जो यहाँ पर दिया गया है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में इंटरेस्ट भी है और डिविडेंड। सबसे पहले इंटरेस्ट दिखा देते हैं, सेविंग बैंक खाते से कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है वो दिखा देते हैं पहले, फिक्स डिपॉजिट से कितना मिला हुआ है वो भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको पिछले साल मिला हुआ था तो उस पर कोई इंटरेस्ट अगर मिला हुआ है एडिशनल तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो भी एप्लीकेबल होगा आप भर दीजिएगा। उसके बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट का रो यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। हमारे केस में डिविडेंड भी है तो डिविडेंड ग्रॉस हम सेलेक्ट कर लेंगे। कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है पहले वाले कॉलम में आपको इंटर करना है, ठीक है। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों भी ऐड हो गया है। इन दोनों के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हो, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे स्पेशल टैक्स रेट। अगर आपको लग रहा है काफी लोगों को गेम शो से, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया या लॉटरी लगा हुआ या दूसरा कोई क्विज शो है, तो उससे अगर इनकम हो रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाना होता है। कैसे दिखाना है मैं जल्दी से बता देता हूँ। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। ये चूज करना है, अमाउंट आपको इंटर कर देना है। इसके ऊपर जो अमाउंट यहाँ पर इंटर करोगे 30% से भी ज्यादा का टैक्स लगेगा, सब कुछ मिला के सेज वगैरह, ठीक है। हो सकता है कि आपका टीडीएस पहले ही कटा हो, तो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमारे केस में एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही हम एग्जाम्पल के लिए ऐड कर देते हैं, इसको 30,000 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्पेशल रेट वाला भी आइटम ऐड हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, डिडक्शन आप इंटर कर सकते हो 57 का। ऐड डिडक्शन पर क्लिक करना है, आप पढ़ लीजिएगा। सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, फैमिली पेंशन जिसको मिला होता है उनके केस में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। हमारे केस में तो है नहीं, तो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 455A है, तो हमारे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेबल होगा तो अमाउंट इंटर कर देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आएंगे सीधा, यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल अदर सोर्स का अमाउंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 8 में, यहाँ पर आप रेस हॉर्सेज मेंटेन करते हो तो उससे रिलेटेड चीज को दिखा सकते हो ऐड इनकम पर क्लिक करके। तो हमारे केस में तो है नहीं है, कैंसिल कर देंगे। पॉइंट नंबर 9 में भी यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 में आओगे तो इन्फॉर्मेशन आपको फीड करना है क्वार्टर वाइज। लॉटरी इनकम और डिविडेंड इनकम का क्वार्टरली ब्रेकअप आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसका मतलब क्या हो गया, कौन से क्वार्टर में आपको डिविडेंड आया हुआ है। यहाँ पर देखिए डेट दिया गया 15 जून से पहले, फिर 16 जून से लेके 15 सितंबर से पहले, तो यहाँ पर सब डेट दिया गया है। तो कौन सी क्वार्टर में कितना आपको डिविडेंड या अदर सोर्स का इनकम आया है आप मेंशन कर दीजिएगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि आखिरी क्वार्टर में आया हुआ है सब कुछ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको बैंक स्टेटमेंट में चेकआउट कर लेना है, या तो आपके पास जो स्टेटमेंट होगा ब्रोकर की तरफ से उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और डिटेल इंटर करने के बाद नीचे जाना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी में हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने अदर सोर्स का डिटेल भी इंटर कर दिया हुआ है, कंफर्म यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे और जल्दी जल्दी हम डिडक्शन का भी यहाँ पर डिटेल इंटर कर देते हैं, चैप्टर 6A का, शेड्यूल 80D का और शेड्यूल 80G का, ठीक है। तो शेड्यूल 6A में जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट बी और पार्ट सी, CA एंड D, ठीक है। पार्ट बी में ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 80C यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। सेक्शन 80C के अलावा यहाँ पर बहुत सारे दूसरे भी डिडक्शन के सेक्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में फिलहाल 80C हम सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। हमारे केस में सेक्शन 80C से रिलेटेड यहाँ पर देखिए अलग अलग आइटम है, तो टोटल अमाउंट हम पहले कर लेंगे और टोटल अमाउंट ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे, अलग अलग आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अमाउंट हमने दिखा दिया। इस तरीके से आपको एक एरर भी दिखाई देगा, एरर को इग्नोर कर देना है अगर आपका अमाउंट बिल्कुल सही है तो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर ने जो डिटेल दिया था या गवर्नमेंट की तरफ से जो डिटेल आया हुआ है उससे मैच नहीं हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैच नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास प्रूफ है, सही सही आप दिखा रहे हो तो चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब 80C हमने ऐड कर दिया हुआ है। नीचे जाएंगे पार्ट सी में, यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 80 TTA का अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। 80 TTA का बेनिफिट मिलता है अगर आपने अदर सोर्स में सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट दिखाया हुआ है तो हमने दिखाया हुआ था 1100 रुपया हम दिखा देंगे। देखिए अदर सोर्स में हमने 1100 दिखाया था, तो इसका छूट हमें मिल जाता है सेक्शन 80 TTA के तहत। अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो सेक्शन 80 TTB का बेनिफिट मिलेगा, तो 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो दूसरे भी सेक्शन है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब टोटल अमाउंट शेड्यूल 6A का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो शेड्यूल 6A है,
ये भी कंप्लीट हो गया है। ऊपर जाएंगे शेड्यूल 80D है, इसको भी हम जल्दी से भर देते हैं। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल 80D है, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके से पेज आ गया। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। अगर आपको भरना है तब सवाल का जवाब देना है, नहीं भरना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेल्फ फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम वाइफ और बच्चे। ठीक है, पेरेंट्स नहीं आते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है, तो पेरेंट्स को यहाँ ऊपर इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपके पास 80D का डिडक्शन है तब आपको सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन आप हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारे केस में नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे और फिर हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले अगर क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर क्लेम करना है तो आपको सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या नहीं। अगर हैं तो यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में बहुत बार हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करते हो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो 50,000 रुपये तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में फिलहाल नॉट क्लेमिंग है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल 80D भी कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल 80G भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। 80G का पेज आ गया। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डोनेशन टाइप, यहाँ पर 4 तरीके के डोनेशन टाइप हैं। यहाँ पर 4 तरीके के डोनेशन टाइप है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में मान लेते हैं पहला वाला एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पर डोनी का पैन नंबर, जिसको हमने डोनेशन दिया हुआ है उसका पैन नंबर इंटर करना है। इस तरीके से पैन नंबर और एड्रेस इंटर कर देना है। पैन नंबर फेक है, एड्रेस भी फेक है। ठीक है, नीचे आना है, आपको डिटेल इंटर करना है, कितना डोनेशन आपने कैश में दिया हुआ है, कितना आपने अदर मोड से, मतलब ऑनलाइन के थ्रू दिया हुआ है, चेक से दिया हुआ है, वो सब आपको अदर मोड में मेंशन करना है। ठीक है, तो कैश में आपको डोनेशन ज्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि 2000 से ऊपर डोनेशन अगर कैश में करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि कैश डोनेशन हमने 3000 दिया हुआ है और बाकी का डोनेशन हमने अदर मोड में दिया हुआ है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग या DD के जरिए, तो ये हमने दिखा दिया हुआ है। एलिजिबल अमाउंट देखिए डोनेशन का सिर्फ 20,000 ही दिखाई दे रहा है। जो कैश में हमने 3000 दिया था वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको हम 2000 कर देंगे तो अब देखिए एलिजिबल अमाउंट 2000 जो हमने कैश में दिया था वो भी इंक्लूड हो गया है। तो कैश में आप 2000 तक का ही डोनेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है। ठीक है, डोनेशन का जो भी अमाउंट होगा इंटर करने के बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से रो ऐड हो जाता है। दूसरा भी कोई अगर डोनेशन आपने किया हुआ है, ऐड अनदर पर क्लिक करिए और फिर से सेम तरीके से आपको डिटेल इंटर कर देना है। हमारे केस में मान लेते हैं कि हमने एक ही डोनेशन दिया हुआ है और उसका डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो शेड्यूल 80G भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, ये भी हम जल्दी से जान लेते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम में अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अदर एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी आप दिखा सकते हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हमारे केस में हम मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस रिसिप्ट है, एक्सपेंसेस है और नेट एग्रीकल्चर इनकम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट अमाउंट इंटर कर देंगे, एक्सपेंडिचर यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई अनएब्सॉर्ब एग्रीकल्चर लॉस हुआ है पिछले 8 असेसमेंट ईयर में, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में मान लेते कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब एग्रीकल्चर इनकम का रो यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अदर एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐड इनकम पर क्लिक करिए। यहाँ पर ही बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि LIC से आपको इनकम रिसीव हुआ है लमसम वाला, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो जो कि एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा PF वगैरह से जो इनकम रिसीव होता है वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन एग्जेम्प्ट है तो एनी अदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अमाउंट इंटर कर सकते हो। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद फिर आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हमारे केस में फिलहाल दूसरा कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है नहीं, तो हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पॉइंट नंबर 4 है इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर DTA, तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं। अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। पूरा डिटेल जब आप एग्जेम्प्ट इनकम का भर लो तो यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। शेड्यूल समरी आ गया है। यहाँ पर अब नीचे जाएंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल कंप्लीट दिखाई देगा। ठीक है,
फिर से हम समरी वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जम्प्ट इनकम का भी यहाँ पर डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर जाएंगे, कैपिटल गेन भरना स्टार्ट करेंगे। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन्स है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर चेक बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम लैंड एंड बिल्डिंग का डेमो देखने वाले हैं, इक्विटी शेयर का डेमो देखने वाले हैं। शॉर्ट टर्म है तो ये वाला सिलेक्ट करिएगा, लॉन्ग टर्म है तो ये वाला सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, हम तीनों यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, लेकिन ये तीनों हम मेनली कवर करने वाले हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन्स का पेज आ जाता है। ऊपर लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऐड डिटेल का बटन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से डिटेल ऐड करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर 31 मार्च 2001 से पहले प्रॉपर्टी परचेस किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंप्यूटेशन में। ठीक है, नीचे आएंगे तो डेट ऑफ परचेस सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ सेल। ध्यान देना है, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस तभी होता है जब आप प्रॉपर्टी या शेयर को सेल करते हो। परचेस करने के बाद आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना होता है, लेकिन जब सेल करते हो तब कंप्यूट करना होता है कि गेन हुआ है या लॉस। ठीक है, जल्दी से हम यहाँ पर डिटेल फीड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेमो डेट डाल दिया हुआ है, आपका जो एक्चुअल होगा वो फीड करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने महीने आपने प्रॉपर्टी होल्ड किया था, और उस बेस पर ही यहाँ पर दिखाई देगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म। ठीक है, और परचेस करने के 24 महीने के पहले ही आप सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल भरना होगा। ठीक है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सबसे पहले हम इंटर कर लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 40 लाख रुपया, तो ये हम मेंशन कर देते हैं। ये सेल प्राइस है, कितने में हमने सेल किया हुआ है अपना प्रॉपर्टी। अब नीचे देखिए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। अब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी भी एक प्राइस निकालता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो वो प्राइस क्या है यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। अगर आप यहाँ पर 40 लाख या 38 लाख या 35 लाख इंटर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख के हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर स्टैम्प वैल्यूएशन बोल देता है कि देखिए इन्होंने प्रॉपर्टी कम प्राइस में बेचा हुआ है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ 45 लाख, तब देखिए यहाँ पर 45 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें कोई रिलीफ है, तो यस रिलीफ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 लाख में हमने बेचा है और स्टैम्प वैल्यूएशन बोल रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी जो है वो 44 लाख की है, तो अब देखिए 40 लाख के हिसाब से हो रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख ज़्यादा है, तो 10% का वेरिएशन है। 40 लाख का 10% मतलब 4 लाख, तो 4 लाख ज़्यादा अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बता देता है तो भी चल जाता है, आप अपने सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10% से ज़्यादा स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी प्राइस बताता है, तब आपको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो प्राइस होगा वही लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कम बता देता है, बहुत ही ज़्यादा कम, मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि नहीं सिर्फ 24 है, तब तो आपका जो सेल प्राइस है उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। ये देखिए 40 लाख है तो 40 लाख के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म दोनों में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 40 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप इंटर कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने परचेस किया था। अब जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट डालोगे, यहाँ नीचे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्स्ड, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका होगा उसका वैल्यू इन्फ्लेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारे केस में 16 लाख है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो देखिए जैसे हमने अमाउंट इंटर किया यहाँ पर 30 लाख से भी ज़्यादा हो गया है, तो जो भी हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने कुछ किया हुआ है प्रॉपर्टी पर तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। यहाँ पर हमारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ब्राउज़र का इशू है। ठीक है, आप ब्राउज़र चेंज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में वैसे भी ये है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, कोई एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है ट्रांसफ़र करते समय तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हो।
हमारे केस में हम मान लेते हैं 50,000 का एक्सपेंसेस है। अमाउंट इंटर कर दिया, नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 54 का, 54B, 54EC, 54F, 54GB। तो ये सारे डिडक्शन है जिनको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए ऐड अनदर पर क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है किस सेक्शन के तहत आप क्लेम करना चाहते हो और फिर उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में डिडक्शन है नहीं तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आना है और जो बायर है उसका सारा डिटेल हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। बायर का डिटेल कैसे इंटर करना है उससे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला भी डेमो दिखा देता हूं, ताकि बार बार हमें बायर का डिटेल ना इंटर करना पड़े। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला भी आपको डेमो दिखा देता हूं। स्क्रॉल करके हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारा डिटेल यहाँ से गायब हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पर डेट ऑफ परचेस या एक्विजिशन इंटर कर देंगे। उसके बाद सेल डेट भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट पर इंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितने समय तक हमने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा हुआ था और 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड करते इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे। डिटेल सारा आपको भर देना है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर आपको इंटर करना है। हम ऐसे ही डेमो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ये भी अमाउंट आप इंटर कर दीजिएगा। ध्यान देना जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही 10% तक का वेरिएशन अलाउड है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 48। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। मान लेते हैं कि 8 लाख है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने कुछ किया हुआ है मतलब प्रॉपर्टी में कुछ बनाया वगैरह है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कुछ एक्सपेंसेस हुआ है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मान लेते हैं कि 5,000 हमारे केस में हुआ है। ध्यान देना है डेमो अमाउंट है। कुछ लोग बोलेंगे कि इतने कम में प्रॉपर्टी कहाँ मिलता है, तो डेमो अमाउंट है। ठीक है, समझने के लिए। अब टोटल यहाँ पर आ गया है। नीचे बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 54B में अगर है तो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास नहीं है, आपके केस में होगा तो क्लेम कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब हमें दिखाई दे रहा है 195। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बायर का डिटेल हमें इंटर करना है। बायर का डिटेल लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म दोनों में इंटर करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का कंप्यूटेशन बता दिया हुआ है। जल्दी से बायर का डिटेल हम इंटर कर देते हैं। जो रेड मार्क वाले हैं वही हम फीड करेंगे, बाकी हम छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, तो बायर का नाम और एड्रेस इंटर करने के बाद आप नीचे ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में डेमो है, ध्यान देना। ठीक है, आपको बिल्कुल सही वाला एड्रेस इंटर करना है, नाम भी इंटर करना है। ठीक है, अब ऐड पर क्लिक करते इस तरीके से रो यहाँ पर ऐड हो गया है। दूसरा भी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया हुआ इस साल में तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में सिर्फ एक ही है, हम मान के चलते हैं, तो सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। और फिर से कैपिटल गेन शेड्यूल में आ गए हैं। लैंड और बिल्डिंग और बोथ में आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे इक्विटी शेयर वाले पार्ट में, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड का भी एंट्री कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये सेकेंड रो में आपको इंटर करना है सेक्शन 111A। ठीक है, तो ये वाले बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स का बटन दिखाई देगा। ध्यान देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो और 12 महीने के अंदर ही सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन खरीदने के 12 महीने के बाद आप सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए अलग क्राइटेरिया है और शेयर मार्केट के लिए यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है, डिबेंचर के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। फिलहाल हम डिटेल इंटर करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है सेक्शन 111A, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस ओपन हो गए हैं, एक एक करके सबको हम भर देंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है। ध्यान देना है यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। मान लीजिए आपने अलग अलग शेयर लिया हुआ है तो सबका सेल वैल्यू इंक्लूड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अलग अलग तो आप यहाँ पर दिखा नहीं सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो हमारे केस में हमने बनाया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, मान लेते कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख है। वैसे तो ये सब आपको ब्रोकर के पास से मिल जाता है डिटेल,
खुद से बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर कॉपी पेस्ट आपको सिर्फ करना होता है, ठीक है। बाकी डिडक्शन आप नीचे इंटर कर सकते हो सेक्शन 48 का। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, ध्यान देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कोई काम ही नहीं है। उसके बाद एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है तो वो आप दिखा सकते हो। तो एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत सारे, जब शेयर ट्रांसफर करते हो तो भी होते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इनको आप भर दीजिएगा। कितने में खरीदा है पहले वो अमाउंट इंटर करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर में क्या एक्सपेंसेस कट हुआ है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये डेमो है और फेक अमाउंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लॉस दिखाई दे रहा है, लॉस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है उसका भी डेमो देखना है, इसलिए यहाँ पर हम लॉस दिखा दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके केस में प्रॉफिट हो, ठीक है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई शेयर सेल करते हो या म्यूचुअल फंड यूनिट सेल करते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग नहीं दिखाना है, एक साथ ही आपको अमाउंट सब कुछ दिखाना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने शेयर भी सेल किया हुआ है और म्यूचुअल फंड भी रिडीम किया हुआ है। मान लेते हैं ऊपर वाला शेयर का ट्रांजैक्शन है और नीचे वाला यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन है जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एंट्री करोगे आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप यहाँ पर इंटर करोगे ये म्यूचुअल फंड और शेयर दोनों का मिलाकर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 7,94,200 होता है। तो ये अमाउंट आपको इंटर करना होगा, अलग अलग से इंटर नहीं करना है क्योंकि उसके लिए बॉक्स ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटर करोगे तो टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है, एक्सपेंसेस भी टोटल अमाउंट इंटर करना है, और जो कैपिटल गेन या लॉस होगा वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है पेज पर, ठीक है। जो भी आप ट्रांजैक्शन का अमाउंट डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाता है। नीचे आओगे लॉस टू बी डिस अलाउड, तो कोई भी लॉस हमारे केस में डिस अलाउड नहीं है, सब कुछ अलाउड है। नीचे यहाँ पर बटन है ऐड का, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर से शेड्यूल का पेज आ गया। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है दिखाई दे रहा है। उसके बाद शेयर ट्रांसफर पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पर ज़्यादा डिटेल भरने के लिए है नहीं, आप देखिए यहाँ पर बॉक्स जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। और नीचे आप सिर्फ डिडक्शन का अमाउंट इंटर कर सकते हो। अगर कोई डिडक्शन है आपके केस में सेक्शन 54F का, तब आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है, बाकी कुछ आपको यहाँ पर भरना नहीं है। आप सोचेंगे कि फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाएं कैसे, तो शेड्यूल 112A है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया शेड्यूल ओपन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूंगा, इसको पहले ऐड कर देता हूँ। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। ध्यान देना अभी शेड्यूल कैपिटल गेन पूरी तरीके से हमने भरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है उसको हम भर लेते हैं और उसके बाद फिर से इस शेड्यूल में हम आएंगे, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर समरी आ गया, शेड्यूल कैपिटल गेन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे शेड्यूल 112A है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर यहाँ पर ही हम दिखा सकते हैं। फिर से समरी का पेज आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल गेन कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट है नहीं, बाद में इसमें हम फिर से आएंगे। फिलहाल हम शेड्यूल 112A पे जाएंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हम भर देते हैं। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भरिए और फिर अपलोड कर दीजिए, तो सही से यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। हम यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो एक दो ही यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, तो ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से शेयर या यूनिट ऐड करने का आपको पेज आ जाएगा। ध्यान देना है इंडिविजुअल यूनिट या शेयर आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने शेयर कब खरीदा था, 31 जनवरी 2018 से पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद, दोनों केस कवर कर लेंगे। कैसे डिटेल भरना होता है मैं आपको बता दूंगा। अगर पहला वाला ऑप्शन चूज करते हो तो यहाँ पर आपको ISIN कोड भी इंटर करना पड़ता है, ठीक है। ISIN कोड आपको मिल जाता है ब्रोकर के पास से ही। अब आपको शेयर का नाम इंटर कर देना है या म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट है उसका नाम इंटर कर देना है। हमने ऐसे डमी के लिए यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना आपके ब्रोकर के पास से आपको डिटेल मिल जाता है बहुत ही आसानी से, ये सब डिटेल मिल जाएंगे। फिर कितना नंबर शेयर आपने सेल किया हुआ है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। मान लेते कि 1000 है और किस प्राइस पर सेल किया हुआ है, पर शेयर प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने में आपने खरीदा था, ये जो यूनिट है वो कितने में खरीदा था या जो शेयर है वो कितने में खरीदा था। देखिए सेल प्राइस पर यूनिट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने कितना, मतलब लमसम वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए में हमने खरीदा था। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है
31 जनवरी 2018 को, मान लेते हैं कि 120 रुपया है। ये सब बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। डिटेल अब कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है पहले वाले केस में। कौन से केस में? शेयर या यूनिट एक्वायर्ड किया गया है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 तब, ठीक है। नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर रो ऐड हो गया है, सारा डिटेल यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो पहला केस हमने कवर कर लिया, अब दूसरा वाला केस भी कवर कर लेते हैं। यूनिट या शेयर एक्वायर किया गया है आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो अब ISIN कोड हमें इंटर नहीं करना है, ना तो शेयर या यूनिट का नाम इंटर करना है, सीधा नीचे आना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पर मेंशन करना है, कितने में आपने खरीदा था। उसके बाद एक्सपेंसेस कितना हुआ है ट्रांसफर पर, और उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जितने में आपने बेचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया हुआ है। शेयर हो या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गेन अगर हुआ है तो इस तरीके से ही आपको भरना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। डिटेल एंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आपका जब एंट्री सब हो जाए तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो शेड्यूल 112A कंफर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया। हम फिर से जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल अभी बचा हुआ है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से कैपिटल गेन का शेड्यूल आ गया है। ऊपर देखिए लैंड बिल्डिंग का डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ था। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस भी हमने दिखा दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस का डिटेल भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, हमने शेड्यूल 112A में भरा था, ठीक है। यहाँ पर आ गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी सारा डिटेल आपको इंटर करना होगा। पार्ट डी इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन, इसमें जाएंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। कोई भी डिडक्शन अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो चूज कर लीजिएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। पार्ट ई में जाएंगे तो जो भी डिटेल अभी हमने इंटर किया हुआ है कैपिटल गेन से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, गेन हो या लॉस, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर, और ये लॉस है, ठीक है, शेयर पर। तो यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट आया है गेन का 94,000 आ गया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेटअप हो गया। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, पार्ट एफ है इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई देंगे, आपको अमाउंट इंटर करना है। जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है, कौन से क्वार्टर में हुआ है, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर पे है तो 15% लगता है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन करना होगा। हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था जो कि एडजस्ट हो गया है प्रॉपर्टी के शॉर्ट टर्म गेन के अगेंस्ट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 94 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है एट द रेट 30%, हमारे केस में है ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है एट एप्लीकेबल रेट। प्रॉपर्टी पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर कोई स्पेशल रेट नहीं है। उसके बाद नीचे ही बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर पर हुआ है तो 10% टैक्स लगेगा, आपको यहाँ पर दिखा देना है। जिन क्वार्टर में हुआ है उसमें उस बॉक्स में आपको दिखा देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर प्रॉपर्टी पर हुआ है तो 20% लगेगा, तो यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, दिखा दीजिएगा जिस क्वार्टर में होगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर जो भी अमाउंट डालते हो उसके बाद आपको शेड्यूल जब BFLA भरोगे तो फिर से एक बार चेक कर लेना कि अमाउंट सही से आया है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे केस में फिलहाल ऐसे ही टेम्पररी हम फीड कर देते हैं 94,000 और लॉन्ग टर्म में 128,000। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाएगा जो आपने इंटर किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो कैपिटल गेन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है हमारी तरफ से। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल CYLA है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको करंट ईयर का इनकम और लॉसेस दिखाई देंगे, ऑटोमेटिकली ये कंप्यूट भी हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल BFLA है, उससे पहले हम शेड्यूल CFLA भर देते हैं। और यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, अगर कोई प्रीवियस ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम असेसमेंट ईयर 2021-22 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो ये असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ एडिट के बटन पर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट है। डेट ऑफ फाइलिंग आपको मेंशन करना है, किस तारीख को आपने ITR फाइल किया था असेसमेंट ईयर 2021-22 में, तो 31 जुलाई को हमने फाइल किया था। ध्यान देना ये डेमो है, फेक है, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या नहीं हम देख लेते हैं, यस 15,000 का। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है यहाँ पर 30,000 का। ध्यान देना है आपको यहाँ पर लॉस तभी दिखाना है जब आपने पिछले साल ITR फाइल किया था और उसमें लॉस को आपने मेंशन किया हुआ था, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाना है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है 40,000।
तो सब लॉस जो भी पिछले साल का था हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया हुआ है इस साल के लिए, ताकि वो एडजस्ट हो जाए किसी इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, ऐड का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर से शेड्यूल आ जाता है CFL। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के सामने आपको लॉस का डिटेल दिखाई देगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। ठीक है, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गया है, ये एडजस्ट नहीं हुआ है किसी भी इनकम के अगेंस्ट, क्योंकि पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो करंट ईयर के हाउस प्रॉपर्टी के गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, बाकी दूसरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता। बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट हो गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर कंप्यूट सेट ऑफ का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो शेड्यूल CFL भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल BFLA में हम जाएंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल BFLA आ गया, यहाँ पर लिखा भी गया है कि कोई लॉस है पिछले साल का तो पहले CFL आप फीड कर दीजिए, तो इसीलिए हमने पहले CFL फीड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी आपको दिखाई दे रहा है, सैलरी में से देखिए हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो डिडक्ट हो गया करंट ईयर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है, इसमें से पिछले साल का जो लॉस था वो माइनस हो गया है, तो इतना ही बचा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 128 है, तो पिछले साल का जो लॉस था जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया CFL में तो 40,000 माइनस हो गया है, तो इतना अब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अदर सोर्स का इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो टोटल लॉस 70,000 का हमने क्लेम किया। इनकम जो हमारा सेटअप करने के बाद आ रहा है वो 8 लाख के आसपास आ रहा है। कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप क्वार्टरली ब्रेकअप दीजिए शेड्यूल BFLA के हिसाब से। तो फिर से हम कैपिटल गेन में अभी जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें फिर से एक बार आना पड़ेगा BFLA भरने के बाद। जाने से पहले एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप अमाउंट देख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 64,000 हो रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 88,000 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट से ही आपको मैच करना है। तो फिलहाल इसको हम कंप्यूट सेटअप पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और फिर से हम जाएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन में और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन आ गया, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और जो 94 हमने यहाँ पर इंटर किया था इसको 64 कर देंगे और जो 128 किया था इसमें से 40,000 माइनस करने के बाद ये 88,000 बच गया। ध्यान देना आपको क्वार्टर वाइज इंटर करना है, कौन से क्वार्टर में आपने सेल किया हुआ था उस हिसाब से। हम डेमो बना रहे हैं इसलिए हमने आखिरी क्वार्टर में डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा शेड्यूल कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है जो हमारे काम का है। शेड्यूल स्पेशल इनकम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करना होगा, सिर्फ यहाँ पर डिटेल दिया गया होगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सारा डिटेल हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। समरी का पेज आ गया है। अब नीचे आएंगे और तो यहाँ पर शेड्यूल AMT AMTC है, तो ये दोनों को आप ओपन करिए और कंफर्म कर दीजिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पार्ट B TI दिखाई देगा, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सैलरी का डिटेल दिखाई दे रहा है, कैपिटल गेन का डिटेल दिखाई दे रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है, सारे इनकम आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनकम का कंप्यूटेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो चेक कर लीजिएगा एक बार सारा डिडक्शन वगैरह क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। पार्ट B TI भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब टैक्स पेड का यहाँ पर पेज आ गया है। TDS डिडक्ट हुआ है, TCS है या आपने कोई टैक्स पे किया हुआ है, एडवांस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाता है टैक्स पेड का। TDS सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आएगा। सैलरी के अलावा दूसरे किसी भी इनकम पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो दूसरे रो में आएगा आपको। ठीक है, हमारे केस में हमने टैक्स का पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नीचे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड डिटेल पर क्लिक करके हम चालान का डिटेल यहाँ पर फीड कर देंगे, लेकिन हो सकता है आपके केस में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब 26 AS अपडेट हो जाता है, तो हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे केस में नहीं आया है। ध्यान देना, ये जो डिटेल हमने इंटर किया हुआ है बिल्कुल फेक है, कुछ भी सही नहीं है। अब चालान का डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे जा रहा है। ठीक है, तो TDS होगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, एडवांस टैक्स होगा, यहाँ पर जब आपको दिखाई दे जाए तो कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको पार्ट B TTI दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये आखिरी वाला शेड्यूल है, यहाँ पर कितना टैक्स लगने वाला है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा।
टैक्स पेबल आ रहा है 78,079। कैसे आ रहा है, शो डिटेल पर क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा। जो नॉर्मल टैक्स रेट है उसके हिसाब से 121 है। स्पेशल रेट से जो टैक्स लगा है वो 9,000 है। जो लॉटरी टाइप इनकम हमने दिखाया हुआ था उसके ऊपर 30% यहाँ पर टैक्स लगा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर वाला था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, 88,000 था और 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, तो यहाँ पर छूट मिल गया है। काफी लोग सवाल पूछते हैं कि वो छूट कैसे लेना है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एग्रीकल्चर इनकम का रिबेट मिला है 52,000 और टैक्स पेबल आ रहा है 78,000। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे 87A का रिबेट नहीं मिला है क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है। नीचे आएंगे और स्क्रॉल करके तो आप देख सकते हो जो टैक्स लायबिलिटी बन जा रहा है वो 81,000 से भी ऊपर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट फी पेबल मिला लेंगे तो 86,000 हो गया है और हमने पेमेंट कितना किया हुआ है 89,000 का, तो रिफंड हमें आ रहा है 2,230 रुपए का। अब नीचे आएंगे, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रीवियस ईयर में आपका कोई साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया था या कोई असेट्स था, कुछ भी बाहर था इंडिया के, तो यस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में नो था। ठीक है, अब प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे जाएंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का पेज आ जाता है। आप चेक कर लीजिएगा 1 बाय 1, जो भी शेड्यूल पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तब नीचे जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, नो एरर्स वेयर फाउंड। ठीक है, अब यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन है, वेरीफाई करने के तीनों ऑप्शन का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। हो सकता है इस वीडियो में जो बताऊंगा वो आपके लिए काम ना करे, तो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में हम ई वेरीफाई नाउ वाला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है कि किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं। पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज दिखाई दे जाता है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई OTP करने का यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आ जाता है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आपको कंफर्मेशन का पेज दिखाई दे जाता है। ITR अगर आपने सही भरा हुआ है तो नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही ITR फाइल हो जाता है। मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्मेशन मैसेज भी भेज दिया जाता है। उसके बाद नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे इनकम को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR के दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।